अब बात सिर्फ भारत के कानूनों की नहीं रहती। अगर अरावली कमजोर होती है तो ये मामला देश की सीमाओं से बाहर चला जाता है। अरावली कई ऐसे इकोसिस्टम से जुड़ी है जो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स के अंतर्गत आते हैं। जलवायु परिवर्तन के लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, रेगिस्तान फैलने से रोकने के लिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, प्रवासी पक्षियों और प्रजातियों के लिए कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज और आर्द्र क्षेत्रों के लिए रामसर कन्वेंशन। इन सभी फ्रेमवर्क्स के तहत भारत ने दुनिया से वादा किया है इकोसिस्टम्स को बचाने का, बायोडायवर्सिटी को सुरक्षित रखने का और लैंड डिग्रेडेशन रोकने का। तो अगर अरावली कमजोर की जाती है तो ये सिर्फ डोमेस्टिक पॉलिसी नहीं रहेगा, ये इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी बन जाएगा। अब एक और सच्चाई समझनी होगी। भारत ओपनली कह चुका है हमें कार्बन न्यूट्रलिटी की दिशा में बढ़ना है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ कार्बन एमिशंस बढ़ेंगी। अब सवाल यह है, अगर इतने बड़े नेचुरल कार्बन सिंक जैसे अरावली को ही कमजोर कर दिया गया तो कार्बन अब्सॉर्ब कौन करेगा? आर्टिफिशियल प्लांटेशंस, अर्बन पार्क्स, ये अरावली का रिप्लेसमेंट नहीं है। इसलिए मुद्दा ये नहीं है कि किसके पास अथॉरिटी है, मुद्दा यह है कि अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अरावली को कमजोर करने का मतलब होगा कानूनों के खिलाफ जाना, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स तोड़ना और फ्यूचर जनरेशंस के साथ अन्याय करना। तो असली सवाल ये नहीं है कि अरावली को कौन हटा सकता है, सवाल यह है क्या हम उसे बचाने के लिए इन सभी प्रोटेक्शंस का सही इस्तेमाल कर रहे हैं।